हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मल्टीपल इंटीग्रेशन। मल्टीपल इंटीग्रेशन के अंदर हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल का एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि डबल इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब यह है कि अगर हम डबल इंटीग्रल में इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज कर दें तो ऑर्डर को चेंज करने के बाद डबल इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखिए, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, या जब हम इंटीग्रल के ऑर्डर को चेंज करेंगे तो क्या होगा। ध्यान दीजिए यहां पर देखिए, इन अ डबल इंटीग्रल विद वेरिएबल लिमिट्स, ऐसे डबल इंटीग्रल जहां पर वेरिएबल लिमिट्स हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ऐसे डबल इंटीग्रल जहां पर लिमिट्स क्या है, वेरिएबल है। वहां पर देखिए क्या होगा, अगर वहां पर हम इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज कर दें, द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि ऐसे डबल इंटीग्रल जहां पर वेरिएबल लिमिट्स हैं, अगर उसमें हम इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज कर दें तो इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाती है ना, चेंजेस द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि वेरिएबल लिमिट्स का क्या मतलब है और कांस्टेंट लिमिट का क्या मतलब है। तो यहां पर हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर को तब चेंज करेंगे जब लिमिट्स क्या हो, वेरिएबल हो। अगर लिमिट कांस्टेंट है तब भी हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट लिमिट के केस में ऑर्डर को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, सेम ही रहता है रिजल्ट। चलिए, अब यहां पर जब हम इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करेंगे तो उसके लिए जो पूरा वर्किंग रूल है वो मैंने यहां पर लिखा है, लेकिन ये वर्किंग रूल को मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। इस वर्किंग रूल को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। तो यहां पर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। हमें इस इंटीग्रल को ऑर्डर को चेंज करने के बाद कैलकुलेट करना। देखिए, डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, इस इंटीग्रेशन को हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले इसका ऑर्डर चेंज करेंगे और उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका ऑर्डर को चेंज करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा प्रोसीजर ऑर्डर को चेंज करने का, जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं जिसको मुझे इवेल्युएट करना है। तो देखिए, जो मेरा इंटीग्रल है जिसको मुझे इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूं। तो हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से 4 एंड y से 4, x dx dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला स्टेप हमारा क्या है, जरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे। सबसे पहले क्या करना है, राइट द गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। जो आपको इंटीग्रल गिवन है ना, तो उसमें जो लिमिट दी गई है वो लिखनी है आपको। राइट द गिवन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये लिमिट्स आपको गिवन है, इनको हम लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो मैं यहां पर लिमिट्स को लिख रहा हूं, गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए क्या क्या गिवन लिमिट्स है इंटीग्रेशन की, अब आप जरा ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले अब देखिए, लिमिट को पहचानना बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि अगर यहां पर y लिखा है या y की कोई भी टर्म है तो इसका मतलब वो x की लिमिट है, और अगर यहां पर x की टर्म दी है तो वो y की लिमिट है। तो यहां पर हमारे पास किसकी लिमिट गिवन है, x की। तो सबसे पहले जो अंदर वाला इंटीग्रल है इसमें y लिखा है, तो इसका मतलब ये x की लिमिट है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, y, यानी कि x इक्वल टू y है, ऊपर x इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पर हमें, x एक्सिस पर जो हमारी लिमिट है वो कहां से कहां तक है, y से लेकर के 4 तक है ना। चलिए अब आगे देखो, तो ये अगर x की लिमिट है तो ये वाली y की होंगी। देखिए, अगर इधर x की है तो इधर y की होंगी, इधर y की है तो इधर x की होंगी। तो अब जरा ध्यान दें, x की लिमिट तो होगी हमारे पास, अब y की लिमिट क्या होगी। तो देखिए, y हमारा होगा 0 से 4 तक, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4। तो ये दोनों लिमिट y की है, ये दोनों लिमिट x की है। तो मैंने x की लिमिट को भी लिख दिया और मैंने y की लिमिट को भी लिख लिया। अब जरा आगे देखें, हमें इसके आगे क्या करना है ना। आगे जरा ध्यान दें, तो स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने गिवन लिमिट्स को लिख लिया है।
ड्रॉ द रीजन फॉर द गिवन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए ये जो गिवन लिमिट्स है इंटीग्रेशन की, इनके लिए हमें क्या करना है, रीजन को ड्रॉ करना, मतलब इन लिमिट्स की हेल्प से हम रीजन को ड्रॉ करेंगे। कौन सा रीजन, जो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। देखिए अगर आप ध्यान दें, ये जितने भी लिमिट्स हैं ये सब क्या है, ये सब कर्व है, मतलब x इक्वल टू वाई क्या होता है, एक लाइन की इक्वेशन है। x इक्वल टू 4 भी क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। y इक्वल टू 0 भी क्या है, लाइन की इक्वेशन है। y इक्वल टू 4 भी क्या है, लाइन की इक्वेशन है। यानी कि आपको इन सभी इक्वेशन को क्या करना है, प्लॉट करना है। इन सभी इक्वेशन के लिए आपको कर्व बनाना है, मतलब एक रीजन बनाना, बाउंडेड रीजन। तो बाउंडेड रीजन कैसे बनाएंगे, इन कर्व को कैसे हम प्लॉट करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम x और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, x एंड y एक्सिस। तो चलिए मैं यहां पर x और y एक्सिस ले लेता हूं। देखिए जरा x एंड y एक्सिस, देखिए तो यहां पर ये हमारी सपोज x एक्सिस, उसके बाद यहां पर होगी y एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। चलिए तो x और y एक्सिस मैंने ड्रॉ कर ली है ना। x एंड y एक्सिस मेरे पास आ गई है। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन। अब जरा ध्यान देंगे, देखिए अब x इक्वल टू वाई, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि जो x इक्वल टू वाई की लाइन है, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई की जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होती है और एकदम मिड से जाती है। x इक्वल टू वाई की लाइन सबको पता होगी, है ना, x इक्वल टू वाई। देखिए जरा ध्यान से, x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई की लाइन कहां से पास होती है, ओरिजिन से, इस तरह से। तो ये है x इक्वल टू वाई, क्या है, x इक्वल टू वाई की लाइन है। अब आगे देखें जरा, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब ड्रॉ करनी आपको आनी चाहिए। x इक्वल टू वाई, देखिए x और y जब बराबर होते हैं, x इक्वल टू वाई की लाइन ओरिजिन से पास होती है और ये 45 डिग्री पे जाती है। तो एंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो रफ स्केच बनाना है। क्या बनाना है, रफ स्केच बनाना है, ठीक। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। देखिए मैंने जो फॉर्मूला वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये सब सारी चीजें बताई थी कि x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 2 की लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर जरा ध्यान दें, x इक्वल टू 4 की लाइन कहां से पास होगी, देखिए x इक्वल टू 4 की लाइन कहां से पास होगी। देखिए ये x 0 है, यहां x 1 होगा, कहीं 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो कहीं ना कहीं x इक्वल टू 4 आएगा। तो जहां पर भी x इक्वल टू 4 आएगा वहीं से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे, एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो हमारी लाइन है ये हो गई x इक्वल टू 4 की लाइन। मैं इनके ऊपर लिख देता हूं कौन सी लाइन किसकी है। देखिए ये लाइन हमारी x इक्वल टू वाई की है, x इक्वल टू वाई की लाइन, ठीक है ना, x इक्वल टू वाई, और ये हमारी लाइन है x इक्वल टू 4 की। तो x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू 4 की लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली। अब आगे देखो जरा, इसके बाद y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये जो y इक्वल टू 0 है ये एक्चुअल में x एक्सिस की इक्वेशन है। देखिए x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x एक्सिस। तो ये हमारी होगी y इक्वल टू 0 की लाइन, y इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है, y इक्वल टू 4। देखिए y इक्वल टू 4 की लाइन कहां से पास होगी, जरा ध्यान देना। देखिए y इक्वल टू 4, यानी कि y इक्वल टू 4 ऊपर से जाएगा कहीं 1 2 3 4 पे, 1 2 3 4 से ही जाएगा, y इक्वल टू 4। अब जरा ध्यान देंगे, y ये हमारे पास x इक्वल टू y है और ये x इक्वल टू 4 है, और y इक्वल टू 4 कहां से पास होगा, पहले उसको ध्यान दिया जरा, कहां से पास होगा। देखिए एक्चुअल में हमारे पास x इक्वल टू वाई भी है, अगर x 4 होगा तो y भी तो 4 होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो y इक्वल टू 4 की लाइन है, y इक्वल टू 4 की लाइन ये हमारे पास होगी यहां से। देखिए यहीं से पास होगी, इसी पॉइंट से, ये x इक्वल टू वाई इक्वल टू 4 की लाइन। तो ये हमारी लाइन होगी y इक्वल टू 4 की, y इक्वल टू 4 की, ये लाइन है y इक्वल टू 4, ठीक। चलिए तो y इक्वल टू 4 की लाइन हमारे पास आ गई, y इक्वल टू 4। देखिए
दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। क्या था दूसरा स्टेप? ड्रॉ द रीजन फॉर द गिवन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास जितनी भी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन थी, ये सभी लिमिट थी, इनके लिए हमें क्या करना था? रीजन को ड्रॉ करना था, और हमने रीजन को ड्रॉ कर दिया। तो देखो ध्यान से समझिए, आपको पहला स्टेप लिमिट लिखना है, उसके बाद आपने जितनी लिमिट लिखी है इनका आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। इनको आपको प्लॉट करना है, ग्राफ पे इनको ट्रेस करना है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, आप प्लेन पेपर पे बनाएंगे, लेकिन रफ स्केच बनाना, लेकिन स्केल के हेल्प से बनाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक। तो यहां पर मैंने सभी इक्वेशन को क्या कर दिया? प्लॉट कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, चेक द स्ट्रिप फॉर वेरिएबल लिमिट इन द गिवन रीजन। अब ये जो रीजन आपने बनाया है, इसके अंदर आपको स्ट्रिप को चेक करना है कि जो स्ट्रिप है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। स्ट्रिप के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि जिस एक्सिस पर वेरिएबल लिमिट होती है, स्ट्रिप भी उसी एक्सिस में होती है, उसी के पैरेलल होती है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो वेरिएबल लिमिट किसकी है? एक्स की है। देखिए वेरिएबल लिमिट किसकी है? एक्स की। तो यहां पर जो स्ट्रिप आएगी, यानी कि यहां पर जो स्ट्रिप है, गिवन स्ट्रिप, वो कैसी है? हॉरिजॉन्टल। यहां पर जरा ध्यान दें, देखिए हमारे पास क्या है, जो वेरिएबल लिमिट है वो एक्स की है। एक्स की वेरिएबल लिमिट है, देखिए एक्स इक्वल टू वाई है, तो एक्स की लिमिट क्या है? वेरिएबल है। तो हमारी जो स्ट्रिप होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। तो हमने यहां पर चेक करना है कि स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है। तो यहां पर हमारी स्ट्रिप जो है वो हॉरिजॉन्टल है। कैसी स्ट्रिप है? हॉरिजॉन्टल। तो चलिए मैं स्ट्रिप को बना देता हूं, जरा ध्यान दीजिए। स्ट्रिप है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो पहला देखिए स्टेप, चेक द स्ट्रिप फॉर वेरिएबल लिमिट इन द गिवन रीजन। तो जो आपका गिवन रीजन है उसमें आपको ये चेक करना है कि जो स्ट्रिप है, गिवन स्ट्रिप है, वो हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। तो ये जो स्ट्रिप है ये हमें गिवन लिमिट्स के अकॉर्डिंग है, जो हमें वेरिएबल लिमिट गिवन थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? इफ द गिवन स्ट्रिप इज हॉरिजॉन्टल टेक अ न्यू वर्टिकल स्ट्रिप। अब जरा ध्यान देना, अगर आपके पास गिवन स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल है तो आपको जो नई स्ट्रिप लेनी है वो वर्टिकल होनी चाहिए। टेक अ न्यू वर्टिकल स्ट्रिप। तो देखिए हमें गिवन स्ट्रिप तो हॉरिजॉन्टल है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? एक वर्टिकल स्ट्रिप को कंसीडर करूंगा। देखिए आप दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं और एक ही डायग्राम के अंदर दोनों स्ट्रिप भी ले सकते हैं। अगर आप एक ही डायग्राम के अंदर दोनों स्ट्रिप लेंगे तो आपका समय बच जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो एक वर्टिकल स्ट्रिप भी मैं यहां पर ले लेता हूं। ये लीजिए वर्टिकल स्ट्रिप। तो ये हमारी आ गई वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक। अब आगे देखें, तो इफ द गिवन स्ट्रिप इज हॉरिजॉन्टल देन टेक अ न्यू वर्टिकल स्ट्रिप। इफ द गिवन स्ट्रिप इज वर्टिकल, अगर आपको गिवन स्ट्रिप वर्टिकल दी है उस केस में आप न्यू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। तो लेकिन हमारे पास ये वाला केस नहीं है। कौन सा केस है अभी? ये वाला। या तो फोर्थ होगा या फिफ्थ होगा, ठीक। तो अभी हमारे पास फोर्थ केस है। हमारे पास जो गिवन स्ट्रिप थी वो हॉरिजॉन्टल थी और हमने नई स्ट्रिप को वर्टिकल ले लिया। उसके बाद क्या करना है? चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू द न्यू स्ट्रिप। अब ये जो हमारी नई स्ट्रिप आई है इसके अकॉर्डिंग हमें इंटीग्रेशन की लिमिट को चेंज करना है। इंटीग्रेशन की लिमिट को क्या करना है? चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए एक बार और ध्यान से देखिए, हमारे पास जो गिवन लिमिट थी इंटीग्रेशन की वो x से y तक थी। x से लेके x की वैल्यू कहां, देखिए लिमिट कहां से कहां तक थी? x से लेके y तक। यानी कि जो हमारी गिवन स्ट्रिप है वो कहां से स्टार्ट होगी? देखिए x इक्वल टू वाई की लाइन ये है, यानी कि इस लाइन से स्टार्ट होगी, ठीक है। और कहां तक जाएगी? x इक्वल टू 4 तक, और ये x इक्वल टू 4 है। तो हमारी जो गिवन स्ट्रिप है वो x इक्वल टू वाई से स्टार्ट होके x इक्वल टू 4 तक जाएगी। उसके बाद जो हमने न्यू वर्टिकल स्ट्रिप ली है वो y इक्वल टू 0 से लेकर के y इक्वल टू कहां तक जाएगी? x तक जा रही है। अब जरा ध्यान देना, देखिए हमें जो नई लिमिट्स लिखनी है, अब ध्यान देना यहां पर न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है ना। तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, हमें जो गिवन स्ट्रिप है, गिवन स्ट्रिप इज हॉरिजॉन्टल। गिवन स्ट्रिप कैसी थी? हॉरिजॉन्टल थी, ठीक है। गिवन स्ट्रिप क्या थी? हॉरिजॉन्टल थी। तो हम आगे क्या लिखेंगे? टेक अ न्यू वर्टिकल स्ट्रिप। टेक अ न्यू वर्टिकल स्ट्रिप। अगर आपको गिवन स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल दी है तो आपको जो नई स्ट्रिप लेनी है वो वर्टिकल होनी चाहिए, ठीक है।
गिवन स्ट्रिप अगर हॉरिजॉन्टल है तो नई स्ट्रिप कैसी होनी चाहिए, वर्टिकल। उसके बाद जब आपने न्यू वर्टिकल स्ट्रिप ले ली तो अब देखिए न्यू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, न्यू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, न्यू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जरा ध्यान दें, न्यू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी, देखिए न्यू लिमिट, अब हमने वर्टिकल एक्सिस ली है तो ये वर्टिकल जो स्ट्रिप है, अब इस स्ट्रिप को जरा ध्यान देना, ये स्ट्रिप कहां से शुरू हुई है, 0 से, और कहां तक जा रही है, y इक्वल टू एक्स तक। देखिए y एक्सिस पर लिमिट ले रहे हैं तो y इक्वल टू 0 से शुरू हुई और y इक्वल टू एक्स तक जा रही है, तो यानी कि न्यू लिमिट जो इंटीग्रेशन जो हमारी होंगी वो क्या होंगी, जरा ध्यान दें, y इक्वल टू 0 से स्टार्ट होंगी और y इक्वल टू एक्स तक जाना पड़ेगा। देखिए वर्टिकल स्ट्रिप कहां तक जा रही है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे देखिए, यानी कि ये जो स्ट्रिप है कहां से कहां तक मूव कर सकती है, 0 से लेके 4 तक, तो जो x की लिमिट होंगी वो 0 से 4 तक होगी। तो देखिए वेरिएबल लिमिट किसकी है इस बार, y की। देखो आप ध्यान देना जरा, जब इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो ऑर्डर चेंज होने के बाद देखिए, ऑर्डर चेंज होने से पहले x की लिमिट, यहां पर ध्यान देना, x की जो लिमिट थी वो वेरिएबल थी और y की क्या थी, कांस्टेंट थी। अब यहां पर देखो ऑर्डर के चेंज होने के बाद क्या होगा, y की लिमिट वेरिएबल हो जाएगी और x की लिमिट रहेगी कांस्टेंट। अब यहां पर क्या करेंगे, ऑर्डर को चेंज कर देंगे, तो बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करेंगे। तो देखिए बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा, जरा ध्यान देना। अब मैं यहां पर क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं और इंटीग्रेशन के ऑर्डर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखिए 0 से 4 और y से 4, ये हमारा गिवन ऑर्डर था, x dx dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा ध्यान देंगे, इसके ऑर्डर को मैं चेंज कर रहा हूं, तो ऑर्डर चेंज करने के बाद देखिए कितना आएगा, देखें जरा, ऑर्डर को चेंज करने के बाद देखिए यहां पर जो कांस्टेंट लिमिट है वो किसकी है, 0 और x की है, तो स्टार्टिंग में तो 0 और 4 कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो 0 और 4 ही रहेगा, 0 से 4। तो x की जो लिमिट है वो 0 से 4 है। y की लिमिट पे जरा ध्यान दीजिए, y की लिमिट कहां से कहां तक है, y जो है वो 0 से x तक है, 0 से x तक। तो देखो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो गया। देखिए बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे ही हम बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का ऑर्डर का चेंज होने का मतलब है लिमिट का चेंज होना। तो यहां पर देखो लिमिट चेंज होगी, पहले क्या थी 0 से 4, तो 0 से 4 तो ठीक है, यहां पर y से 4 था और यहां पर 0 से x हो गया, 0 से x। अब एक चीज और ध्यान देना, देखिए जिसकी लिमिट होती है हम उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। पहली बात तो यहां डबल इंटीग्रल है, तो पहले कौन से इंटीग्रेशन को, पहले कौन सा इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिए पहले हम उस इंटीग्रेशन को करेंगे जिसकी लिमिट वेरिएबल है, तो वेरिएबल लिमिट अंदर वाले की है, तो इसको हम, अभी जो वेरिएबल लिमिट है किसकी है, y है, y की लिमिट है, तो हम इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो y के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मैं यहां पर लिखूंगा x dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, क्या होगा dx। तो पहले हम इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा उसको बाद में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसमें देखिए आगे एक स्टेप और आगे देखिए, तो यहां पर 0 से 4, 0 से 4, इसको देखिए x क्या है, अब ध्यान देना क्योंकि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, x हो गया कांस्टेंट। अब यहां पर हमारे पास जो बचा देखिए उसमें कितना बचेगा, 0 से x dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और dx को भी बाहर कर देते हैं। तो हमें पहले इस इंटीग्रेशन को करना है ना, ये वाला इंटीग्रेशन करना है, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, tan इनवर्स x का। देखिए यहां पर क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, तो x तो यहां a का काम कर रहा है, x किसका काम कर रहा है, a का। तो देखिए यहां पर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना,
देखिए तो यहां पर जो हमारा लास्ट स्टेप आया है, लास्ट स्टेप, ठीक है, जरा लास्ट स्टेप पे ध्यान दें। लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से 4 x dx। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन एक्स tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से x तक, 0 से x, तो 0 से x तक इसकी लिमिट, ठीक है ना, 0 से x। अब इसमें लिमिट को अप्लाई कर दें तो देखिए अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 0 से 4 x dx इंटू 1 अपॉन एक्स। अब यहां पर देखो ये x से x कैंसिल हो गया, x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखिए x जो है कांस्टेंट है इसलिए मैंने उसको बाहर कर दिया, x लिमिट के अंदर नहीं आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यहां पर हमारे पास बचा dx और ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, इसमें लिमिट पुट करें तो tan इनवर्स अगर y की जगह x रखेंगे तो x अपॉन एक्स 1 हो जाएगा माइनस tan 0, tan इनवर्स 0। इसको इवेल्युएट करें तो 0 से 4 dx, tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 होता है एंड माइनस 0। तो यहां से मुझे मिल गया 0 से 4 dx, 0 से 4, देखिए π/4 है, π/4 इंटू dx। अब यहां से π/4 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो 0 से 4 dx, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास आ जाएगा π/4 x और लिमिट होगी 0 से 4, तो π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर आ गया π/4 इंटू 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया मेरे पास आंसर पाई। तो इसका हमारा जो फाइनली आंसर आया वो कितना आया, पाई। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं तो ऑर्डर को चेंज करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी इंटीग्रल की वो कितनी होगी, पाई होगी। तो फाइनली हमारा इसका जो आंसर है वो क्या है, पाई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहां पर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो एक बार और ध्यान दीजिए इसमें हमने क्या क्या किया है। देखो क्वेश्चन था इवेल्युएट द इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी लिमिट्स लिखी। लिमिट्स को लिखने के बाद ये जो लिमिट्स आपने लिखी ये हमेशा क्या होंगी, या तो लाइन की इक्वेशन होंगी या कर्व होगा। आपको सबसे पहले इनको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। जब आप इसका ग्राफ बना देंगे, ठीक, देखिए ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ बनाना तभी आप ग्राफ बना पाएंगे अगर आपको x इक्वल टू वाई की जो लाइन है ये ओरिजिन से पास होती है, ऐसा आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब यहां पर जितने भी कर्व, यहां पर जितने भी लिमिट लिखी है उन सब का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। और देखिए सिंपल ग्राफ है ये, ग्राफ आप क्लास 12 तक, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक बहुत बार आपने ये ग्राफ बनाए हैं, है ना। और मैंने फॉर्मूले वाले वीडियो में, ठीक है, ये सब आपको बताए भी थे। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर जो लिमिट, जो गिवन लिमिट है उसमें आप ये देखेंगे कि वेरिएबल लिमिट किसकी है। जैसे यहां पर वेरिएबल लिमिट x की है, तो अगर वेरिएबल लिमिट x की है तो आपकी जो स्ट्रिप होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, इसका मतलब गिवन स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल है। अगर वेरिएबल लिमिट यहां पर किसकी होगी, y की, तो इसका मतलब गिवन स्ट्रिप वर्टिकल है। तो फिलहाल तो हमें वेरिएबल लिमिट x की गिवन है तो स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल हुई, तो गिवन स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल है। नई स्ट्रिप लेनी है, अब अगर गिवन हॉरिजॉन्टल है तो नई वाली वर्टिकल लेंगे, और अगर गिवन वर्टिकल होगी तो नई वाली हॉरिजॉन्टल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, न्यू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने जो नई स्ट्रिप ली है उसके अकॉर्डिंग न्यू लिमिट लिखेंगे इंटीग्रेशन की। तो हमने वर्टिकल स्ट्रिप ली है तो इसके अकॉर्डिंग इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके y तक। देखिए ये स्ट्रिप कहां से कहां तक जा रही है, ये स्ट्रिप y इक्वल टू 0 से लेकर के y इक्वल टू x तक जा रही है। तो न्यू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी, y 0 से y x तक, ठीक। उसके बाद ये जो हमारी स्ट्रिप है ये यहां से लेके वहां तक स्लाइड कर सकती है, मतलब ये यहां से लेके वहां तक मूव कर सकती है। तो जो हमारी कांस्टेंट लिमिट हो गई या x की जो लिमिट हो गई, x की लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 4 तक, 0 से 4 तक, ठीक है।
अब हमें नई लिमिट पता चल गई है, तो जब न्यू लिमिट्स हमें पता चल गई तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, मतलब हम क्या करेंगे, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए जब हम ऑर्डर इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं तो लिमिट चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर देखो मैं इसकी लिमिट चेंज कर दी मैंने। लिमिट चेंज करने के बाद अब देखो यहाँ पर जो लिमिट आई है ये किसकी लिमिट है, y की। जिसकी लिमिट होती है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, सॉरी उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो x हो जाएगा कांस्टेंट। तो मैं x और dx को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूं, कौन से वाले इंटीग्रेशन से, आगे वाले से, ठीक है ना, क्योंकि ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के। तो x कांस्टेंट हो गया, बाहर कर दिया। मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है y dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, और ये डायरेक्टली मैंने आपको फॉर्मूले वाले वीडियो में डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था। देखिए हमने, अगर आप ध्यान दें, मैंने आपको वहां फॉर्मूला लिखाया था। क्या फॉर्मूला था, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता था, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ये हमारा फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले को मैंने यहां पर अप्लाई किया है। देखिए जरा, dy अपॉन, यहां पर a की जगह x है क्योंकि x कांस्टेंट है तो a का काम कर रहा है और y वेरिएबल है। तो यहां पर क्या हो गया, ये y x का काम कर रहा है, x a का काम कर रहा है। तो आप यहां पर जब फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन ए होता है ना, a की जगह x आएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, वहां पर x अपॉन ए है, यहां पर y अपॉन एक्स आएगा। और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से x तक। तो आप इन लिमिट को अप्लाई कर देंगे। लिमिट को अप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 होता है, tan इनवर्स 0 होता है, π/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट 0 से 4 होगी। अपर लिमिट पुट करेंगे 4 आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा और पाई इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे ख्याल से आपको जो वर्किंग रूल्स थे वो भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यहां पर देखिए जरा, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना। इवेल्युएट द इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a, y से a, x dx dy और x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है उसमें और इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ इतना ही अंतर है कि वहां पर लिमिट 0 से a है और ये y से a है, बाकी ये सब कुछ एज इट इज है। इसका मतलब हमें 4 की जगह पर a लिखना है, 4 की जगह पर क्या लिखना है, a। तो जहां जहां भी आपको यहाँ a 4 दिखाई दे रहा हो वहां 4 की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। जैसे y इक्वल टू a होगा, ये x इक्वल टू a होगा, है ना। यहाँ पर लिमिट 0 से a होगी, ये 0 से a, y से a। तो सब जगह जहां जहां 4 दिखाई दे रहा है वहां आपका क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। और जब a आपके पास आएगा तो देखिए आपका आंसर पाई नहीं आएगा, क्या आएगा, a आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो पाई a अपॉन 4 आएगा, पाई a अपॉन 4। और देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं a की जगह 4 पुट कर दूं तो 4 से 4 कट जाएगा, फिर से आंसर पाई आ जाएगा। तो एकदम एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, आप अपने आप ट्राई करेंगे तो मेरे ख्याल से इजीली आप इसको कर लेंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान दें। इवेल्युएट द इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। फिर से हमें इसके ऑर्डर को चेंज करने के बाद इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप ध्यान रखेंगे, वो क्या है, जरा ध्यान दीजिए। देखिए ये जो हमारा वर्किंग रूल्स है ना, ये सब हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अब दिमाग में ये आता है कि हम ऑर्डर को, इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज क्यों कर रहे हैं, इससे बेनिफिट क्या है ना। तो देखिए क्या बेनिफिट है इससे, इसको नोट करके आप यहां पर लिख लें। देखिए एक्चुअल में इसका बेनिफिट ये है, सम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स becomes easy after changing the order of integration. After changing the order of integration, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बिकम इजी आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती हैं जो कि ऑर्डर को चेंज करने पे क्या हो जाती है, सिंपल हो जाती है। तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बिकम इजी आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम
इजी हो जाती है ऑर्डर को चेंज कर। ऐसा नहीं कि सभी इजी हो जाती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हमारी ऐसी होती है जो कि अगर हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर दें तो वो प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। तो इसके ऊपर जो ये बेस क्वेश्चन है इसको भी आप कर लेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है इसके ऑर्डर को चेंज करने के बाद। इवेल्युएट द इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए इसको इवेल्युएट करते हैं। देखिए अब इधर ध्यान दें, देखिए क्या है हमारा इंटीग्रेशन, पहले क्वेश्चंस को ध्यान दें। देखिए 0 से इंफिनिटी, x से इंफिनिटी, e की पावर -y अपॉन में y dx dy, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्या होगा, राइट द गिवन लिमिट्स। तो जो गिवन लिमिट्स है उनको मैं लिख लेता हूं। तो गिवन लिमिट्स देखिए क्या है, गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब जरा यहां पर ध्यान दें, गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगी। देखिए देखो यहां पर अगर आप लिमिट पे ध्यान दें तो लिमिट पे x लिखा हुआ है, यानी कि लिमिट किसकी है, y की। तो y कहां से कहां तक वेरी करेगा, x से लेकर के इंफिनिटी तक जाएगा, यानी कि y की वैल्यू x से स्टार्ट होगी और इंफिनिटी तक जाएगी। चलिए उसके बाद x की लिमिट आ गई, x की लिमिट 0 से स्टार्ट होगी और x की लिमिट जाएगी इंफिनिटी तक। 0 से स्टार्ट होगी कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक। चलिए अब जरा आगे देखें, x की लिमिट 0 से स्टार्ट होके जाएगी इंफिनिटी तक। देखो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि जो गिवन लिमिट्स हैं इनके लिए आपको क्या, इन गिवन लिमिट्स को आपको ट्रेस करना है। मतलब आपको ये जो 4 इक्वेशन आपके पास आई है इन चारों इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। यहां पर जो गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, ये जो गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है एक्चुअल में यहां पर आपको कुछ इक्वेशंस मिलेंगी, 4 इक्वेशन। इन चारों इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ पेपर पे नहीं, आप प्लेन पेपर पे ही बनाएंगे। देखिए तो मैं यहां पर सबसे पहले x और y एक्सिस को ड्रॉ करूंगा, x एंड y एक्सिस। जरा ध्यान दें, ये हो गई मेरी x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस, ठीक है, x एंड y एक्सिस। अब देखिए यहां पर जरा ध्यान देंगे, हमारे पास देखो अब ये जो चारों की इक्वेशन है इन चारों इक्वेशन का ग्राफ मैं बना रहा हूं। पहली इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स की लाइन होगी स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास होगी, ये रहे। सेकेंड y इक्वल टू इंफिनिटी, y इक्वल टू इंफिनिटी। देखिए y इक्वल टू इंफिनिटी मतलब एक लाइन होगी जो कि इंफिनिटी पे जाएगी, तो इंफिनिटी तो हमें यहां पर नहीं बनाया, तो इंफिनिटी है ना। तो y इक्वल टू इंफिनिटी मतलब जो हमारी y की वैल्यू है वो यहां से स्टार्ट होगी और इंफिनिटी तक जाएगी। अच्छा उधर जाए, x की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से इंफिनिटी, यानी कि जो हमारा x है वो 0 से स्टार्ट होगा और इंफिनिटी तक जाएगा। तो x इक्वल टू 0 क्या है, x इक्वल टू 0 की जो लाइन होती है, x इक्वल टू 0 की लाइन, देखिए ये तो हमारी लाइन हो गई y इक्वल टू x की और ये हमारी लाइन होगी x इक्वल टू 0 की, ठीक। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू x आ गया। अब देखो जरा जो गिवन स्ट्रिप है उसकी बात करते हैं पहले। गिवन स्ट्रिप क्या है, देखो गिवन स्ट्रिप हमारे पास, हाँ गिवन स्ट्रिप, देखिए गिवन स्ट्रिप मैंने आपको बोला था जहां पर जिस एक्सिस की जिसकी लिमिट वेरिएबल होती है उसी एक्सिस पर स्ट्रिप होगी हमारी। तो y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स से, यानी कि हमारी जो गिवन स्ट्रिप है वो वर्टिकल है। क्यों, क्योंकि किसकी लिमिट वेरिएबल है, y की लिमिट वेरिएबल है, तो स्ट्रिप y एक्सिस पे आएगी। तो यहां से स्टार्ट होगी और ये इंफिनिटी तक जाएगी, कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक, ठीक है। तो हमारी जो स्ट्रिप है वो इंफिनिटी तक जाएगी, ठीक। तो जो गिवन स्ट्रिप है वो वर्टिकल है, गिवन स्ट्रिप क्या है, वर्टिकल। तो यहां पर लिखेंगे गिवन स्ट्रिप इज वर्टिकल। तो हमारी जो गिवन स्ट्रिप है वो वर्टिकल है। उसके बाद देखें
गिवन स्ट्रिप इज वर्टिकल, है ना। तो अगर गिवन स्ट्रिप वर्टिकल है तो न्यू स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल लेंगे। टेक अ न्यू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो हमें क्या करना है, एक न्यू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है। तो चलिए पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास मान लेते हैं ये हमारी क्या है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। टेक अ न्यू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली। अब जरा ध्यान देना, न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसी स्ट्रिप के अकॉर्डिंग हम न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगी, जरा ध्यान देना। न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, अब जो आपने ये न्यू स्ट्रिप ली है ना, इसी को देखना है, इसी के हेल्प से नई हमें लिमिट लिखनी है। तो ये स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो रही है, जीरो से। तो न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो गई x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रही है, देखिए स्ट्रिप, और कहां तक जा रही है, x इक्वल टू वाई तक, x इक्वल टू वाई तक। ठीक है, तो ये तो x की लिमिट हो गई। y की लिमिट देखिए कहां से कहां तक है। y की अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रिप हमारी y इक्वल टू जीरो से लेके y इक्वल टू इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो ये हमारी होगी न्यू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। इनको हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन में, तो चलिए अप्लाई करते हैं। देखिए नाउ बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाय चेंजिंग the order of integration, तो अगर हम इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज कर दें, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, अब जरा ध्यान दें यहां पर। हाँ, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, पहले मैं ये क्वेश्चन लिखूंगा क्या है, देखिए जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक है। उसके बाद x से लेकर के इन्फिनिटी तक है, e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई dx dy। इसका हमें क्या करना है, ऑर्डर को चेंज करना है, ऑर्डर को चेंज करना है। चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले देखिए, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब जरा देखें ध्यान से, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए तो यहां पर मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं और ऑर्डर को चेंज करते हैं। देखिए जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, देखिए सेकंड में दिया है x से लेकर के इन्फिनिटी, x से इन्फिनिटी। उसके बाद e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई dx dy, dx dy इज इक्वल टू dx dy इक्वल टू। अब देखो यहां पर लिमिट चेंज कर रहे हैं। देखिए अब जरा लिमिट पर ध्यान दें, न्यू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है देखते हैं। देखिए जो न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, जो वेरिएबल लिमिट है इस बार वो x की है, पहले वेरिएबल लिमिट y की थी, अब वेरिएबल लिमिट x की है। तो x जीरो से लेके y तक वेरी कर रहा है। एक x की जो लिमिट है वो जीरो से लेकर के y तक वेरी हो रही है। दूसरा x की लिमिट जीरो से y, y की लिमिट जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी। देखिए अगर ये लिमिट x की है तो ये y की होगी, e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई dx dy। अब देखो इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करने का बेनिफिट देखिए। अब यहां पर आप देखो, अगर आप इसको बिना चेंज किए करते, अगर इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज नहीं करते और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते, देखो क्या प्रॉब्लम आती। यहां पर वेरिएबल लिमिट y की है तो आपको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ता, और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, नीचे दो वेरिएबल लिखे हैं, है ना, दो फंक्शन लिखे y के। तो आपको क्या करना पड़ता, पहले तो आपको इस y को ऊपर ले जाना पड़ता, y माइनस वन, वाई की पावर माइनस वन आती। उसके बाद आपको लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है
तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आप यूज करेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब आप अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करने से फायदा देखिए क्या हुआ, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि यहां पर लिमिट है एक्स की, और जब आप इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई हो जाएगा कांस्टेंट, जो कि इंटीग्रेशन से आ जाएगा बाहर, और आपको सिर्फ इंटीग्रेट किसको करना है, dx को, जिसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि ऑर्डर को चेंज करने से जो हमारा प्रॉब्लम है वो आसान हो जाती है, क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। 0 से इंफिनिटी, और देखिए इसमें से e की पावर माइनस वाई को मैं बाहर कर देता हूं, y को भी बाहर कर लेते हैं, और dy को भी बाहर कर लेते हैं। सेकंड इंटीग्रेशन में हमारे पास बचेगा 0 से y dx, 0 से y dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देता हूं मैं 0 से लेके इंफिनिटी तक, e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई dy। देखिए एक चीज का ध्यान रखें, इसको ये इस वाले इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये लिमिट y की है, यहां पर हमें पहला वाला इंटीग्रल y के रेस्पेक्ट में होगा, अभी मैं दूसरा कर रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा x, और x की लिमिट होंगी 0 से y तक, 0 से y। अब यहां पर इसको अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई इंटू, देखिए यहां पर लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब y माइनस 0 और dy। अगले स्टेप में आ जाएगा ये, देखिए अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई इंटू वाई, इंटू में y और dy। यहां से देखो y से y कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई dy, और e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, e की पावर माइनस वाई, और अब माइनस y का कोफिशिएंट क्या है, -1, -1 से डिवाइड कर देंगे, और लिमिट हो गई 0 से इंफिनिटी। अब यहां पर देखिए लिमिट को अप्लाई कर रहा हूं मैं, -1 को तो बाहर निकाल लेता हूं, और यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर 0। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, जरा ध्यान से देखिए, यहां पर गलती कर देते हैं बच्चे, ध्यान दें इसमें, -1 e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0, क्यों, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी माइनस e की पावर 0। देखिए किसी की भी पावर 0 हो 1 ही आता है। अगले स्टेप में देखिए 1, अब देखो 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, और देखिए e की पावर अगर आप इंफिनिटी करेंगे तो इंफिनिटी आएगा, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए e की जो वैल्यू होती है वो 2.7 समथिंग होती है, 2.7 की पावर अगर आप इंफिनिटी कर देंगे तो ये इंफिनिटी ही आएगा, तो इसका मतलब नीचे e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी होती है, तो 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1, तो 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है 0, तो यहां से आपके पास -1 ब्रैकेट में आ जाएगा 0 -1, और माइनस माइनस हो जाएगा आपका +1, तो इस क्वेश्चन का फाइनली हमारा जो आंसर आ गया है वो +1 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, +1 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो हाँ, तो आज हमारे यही 2 क्वेश्चन है। ठीक, तो आप देखिए, तो इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करके कैसे इंटीग्रेशन को कैलकुलेट किया जाता है ये मैंने आपको बताया, और ऑर्डर को चेंज करने का बेनिफिट भी हमें समझ में आ गया। लेकिन अभी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इस टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर और अभी आएगा जिसमें हम और 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच।